अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम कानूनी मामलात के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे। 5 समातें हुई, तकरीबन 3 हफ्ते तक ये केस चला। नए चीफ जस्टिस ने प्रायोरिटी पे इसकी समात रखी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का जो हैसियत थी उसको बरकरार रखा गया इस एक्ट के। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी पॉलिटिकली, और ख़ास तौर पे एक बड़ा रिवायती सा सवाल हम कई हफ्तों से पूछ रहे हैं लेकिन जवाब अब तक उसका क्लियर नहीं मिल रहा। बड़ी तकसीम आ रहा है कि क्या नवाज शरीफ के लिए आसानी होगी जब वो 21 तारीख को मुल्क वापस आ जाएंगे, या उनको जेल जाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुफस्सिल बात करने के लिए राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट हैं। एडवोकेट इमरान शफीक मुझे ज्वाइन करेंगे और हसन रजा पाशा साहब माहिर कानून है, मुझे ज्वाइन करें। राजा आमिर अब्बास साहब, ये तो मैंने बड़ा टू द पॉइंट सवाल रेज किया, लेकिन उससे पहले कुछ अदलिया के मामलात के ऊपर बात करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक रिवायत डली कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, आप देख सकते हैं जजेस का कंडक्ट, इस पे बड़ा एक सेंसिबल आर्टिकल भी आज छपा है। आप समझते हैं कि अकाउंटेबल हो गई है अदलिया? अदलिया को भी अपना कंडक्ट रिविजिट करने की जरूरत है कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है? देखिए, अदलिया का ये पायलट प्रोजेक्ट था और अदलिया देख रही थी कि जी लाइव स्ट्रीमिंग से अवाम को जो ऐसे आर्टिकल 184(3) के या सो मोटो के इश्यूज होते हैं, कम से कम वो लाइव स्ट्रीमिंग हो ताकि उन्हें पता चले। और यकीनी सी बात है कि जब पूरा मुल्क उसको देखेगा और नेशनल चैनल्स पे वो आएंगे तो फिर अवाम को एक राइट भी होगा कि वो उस पर कॉमेंट करें, देखें कि जी वकला का कंडक्ट कैसे है, जजेस का कंडक्ट कैसे है, और कैसे वहाँ पे प्रेपरेशंस के साथ वकला जाते हैं, जजेस किस किस्म के सवालात करते हैं, आपस में जजेस का किस अंदाज में जो भी आप उसको कह लें कि जी हैंडलिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें जब पब्लिक में आएंगी तो इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा और पब्लिक ओपिनियन ऑब्वियसली जो होगी वो बेटरमेंट की तरफ होगी। और इससे मैं समझता हूँ कि एक बेटरमेंट और एक अच्छा एक निज़ाम तो आप ये और समझते बेहतरी हैं की कि ये एक तरफ ऐसी जाएगा। रिवायत है जो कि बरकरार रहनी चाहिए, होता रहना चाहिए? बिल्कुल होता रहना चाहिए। ऑल दो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम्म। आप पब्लिक में नहीं जा सकते, कुछ ऐसे नेशनल इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट के इश्यूज होते हैं, हम्म। कुछ ऐसे दीगर इश्यूज होते हैं कि उसमें हम, क्योंकि ये अवाम तो देख रही है लेकिन पूरी दुनिया भी देखती है, तो अब इसमें उन्होंने जो कमेटी बना दी है उसने ये फैसला करना है कि कौन से केसेस जाएंगे। एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स ए गुड थिंग, और इससे एक पब्लिक में अवेयरनेस होगी कि जी ये अदालतों में हम तो सिर्फ मीडिया के जरिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, उसके जरिए कमेंट्स आते रहते हैं और वो कमेंट्स अक्सर ये होते हैं कि जी बायस्ड होते हैं या एक तरफ टिल्टेड होते हैं। तो अब हर चीज अवाम के सामने है एंड दे आर वेरी गुड जजेस, और वो अच्छी एक इसमें ओपिनियन रखेंगे और देखेंगे कि जी जजेस, खासकर जजेस जो उनसे हैं, वो किस अंदाज में केसेस चला रहे हैं और किस अंदाज में फैसले आते हैं। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, आप खुद भी चूंकि लॉ एक्सपर्ट हैं, तो वो सीजे के एटीट्यूड के ऊपर हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ ओपिनियंस देखी हैं, कुछ बड़े रीजनेबल लोगों की तरफ से देखी हैं कि ये इम्प्रेशन आया कि मे बी इज शॉर्ट टेम्पर्ड। तो आप इसके बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि क्या ये ठीक है, या जिस तरह से वो बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके सामने बात करते हुए डर भी रहे हैं कोर्ट के अंदर? नहीं, डर की बात नहीं है। सीजे साहब का जो एक होती है, फोकस होती है कि वो जो फालतू की बातें हैं, जो अननेसेसरी किस्म की वहां पे आप कहें कि जी आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, उसको वो कोशिश करते हैं कि उससे टाइम वेस्ट ना हो। वो कहते हैं कि जी आईनी या कानूनी बात करें, हमें इस चीज से कन्विंस करें, किसी किस्म की जो एक वहां पे पब्लिक के लिए कंजम्पशन के लिए तकारीर की तरह का एक एटीट्यूड है, उसको वो अलाउ नहीं करते। लेकिन उसमें भी इसमें कोई शक नहीं कि जो उन्हें है कि जो पेशेंस है, सब्र है, आप सुने, क्योंकि लॉयर को जब बार बार आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो उसने जो अपना केस बिल्ड किया होता है, जिस अंदाज में उसने चलाना होता है, वो फिर नहीं चला पाता, उसका फोकस टूट जाता है। तो लॉयर्स को भी एट द सेम टाइम चाहिए कि जी वो अगर वहां पे कोई भाषण देना शुरू कर दें
या कोई सोशल किस्म की रिफॉर्म्स की बातें करना शुरू कर दें, दे शुड बी एग्जैक्ट टू द पॉइंट। और ये तो चूंकि 15 जजेस का बेंच था, इधर से सवाल आ रहा है, अभी जवाब कंप्लीट नहीं होता था, एक और सवाल आ ठीक है जाता राज था, साहब, आप एक काइंडली और मेरे आता साथ था। ही रहिएगा, आई होल्ड यू हियर। इमरान शफीक साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ, मुझे बताइएगा लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ायदा हुआ है अदलिया को, एक बेहतर इंप्रेशन पड़ा है, या अदलिया भी अकाउंटेबल हो गई है? देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग आजकल दुनिया में हर चीज में ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का दौर है। और ये यूनाइटेड नेशंस की, इसी तरह अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन कौंसिल, तमाम ममालिक की ट्रांसमिशन जो है, इवन इंडिया हमारे पड़ोस में है, वहाँ की हियरिंग बराह रास्त दिखाई जाती है, दुनिया देखती है उसको। और इससे इससे अब ये देखें ना, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसमें जजेस ने अपने सवालात किए हैं और हर जज ने खुलकर अपने मौकफ का इजहार किया है। इससे राय अमा की बेदारी पैदा हुई है, लोगों ने कानून जो है वो उसको सीखने का और लोगों का कानून की तरफ समझने का रुझान बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जो कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया गया है, अवाम ने उसको देखा है, इससे 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 पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल, इसको समझने में भी आसानी हुई है और लोगों को इस पर एक एतमाद कायम हुआ है कि इस फैसले को जिस अंदाज में सुना गया है, वकला ने जिस अंदाज में बहस की है, जजेस ने जिस अंदाज में बात की है, उनमें जो मौकफ था, लोगों ने दलाइल सुने हैं दोनों तरफ के, और जो दलाइल सुनने के बाद लोगों ने खुद भी अपनी राय बनाई है। और ये बात सामने आई है कि दोनों तरफ के दलाइल जो हैं उनमें वजन था। और यकीनन फिर जो एक इदारा मुशतरका तौर पर इज्तिमाई सोच के तहत जो फैसला होता है, अक्सरियत और अकलियत दोनों तरफ के जो है वो मौकफ एक दलाइल पर मबनी थे। तो ये प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए और ये काजी फायद ईसा साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस प्रोसेस को जो है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाया है कि पाकिस्तान के जजेस किस अंदाज में फैसला करते हैं। और जिन्होंने जुर्रत का इकदाम किया है 15 जजेस को बिठाना, और 15 जजेस को बिठाकर तमाम जजेस का इस केस को सुन के उसकी समाअत करके फैसला करना, इसने इसने और यकीनन मुझे एक और बात की भी, इसमें पाकिस्तान में से माशी तौर पर भी बेहतरी आएगी। यानी पाकिस्तान की अदालतों के बारे में जो लोगों का तासुर बनता था कि ये इस इकदाम के जरिए से दुनिया भर में ये पैगाम जाएगा, जो सरमायादार तबका सरमायादारी करना चाहता है पाकिस्तान में, बिजनेस करना चाहता है, उसका पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं होता। इमरान शफीक साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद राजा आमिर अब्बास साहब, अब जो फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसके ऊपर बात करते हैं। ये भी एक राय है कि जो हम पहले सवाल पूछ रहे थे कि नवाज शरीफ आएंगे तो उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है या नहीं, लेकिन इस पर ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है। आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, इसमें एक चीज़ 8-7 की जजमेंट से आई है, वो ये आई है कि ये जो राइट ऑफ अपील है किसी भी आर्टिकल 184(3) की पटिशन का, ये राइट ऑफ अपील प्रोस्पेक्टिव होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। यानी कि माजी के जो केसेस हैं और जो फैसले हो चुके हैं, उनको ये हक नहीं दिया जाएगा कि वो अपील कर सकें। मियाँ साहब का जो पानामा का केस था, उसमें उनकी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये यकीनी तौर पे ख्वाहिश थी कि अगर उसको अपील में ले लिया जाता और अगर वो केस दोबारा से सुना जाता और अपील में उसमें एक फ़ैसला आ जाता कि जी वो फ़ैसला ओवर टर्न कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, तो उन्हें एक क्लीन चिट मिल जाती, उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते। तो को अब जो सा है ये फैसिलिटी दरकार नहीं रही और वो अपील में नहीं जा पाएंगे, और वो जो नाअहली का स्टिग्मा है, वो जो दाग है, वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। अब उनके पास वो जो पानामा जजमेंट है, उसको ख़त्म करने का गालिबन कोई रास्ता नहीं मौजूद। ठीक है इमरान शफीक साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि एक ओपिनियन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी एक पेंडिंग है दरख्वास्त, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की भी बात की जा रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक तरमीम है, उसके तहत ऑलरेडी बता दिया गया कि सिर्फ 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, इस वक्त तो 3 रास्ते हैं उनके पास। एक रास्ता आईनी तरमीम का है, जो कि मुमकिन नहीं है इस वक्त, और आईनी तरमीम 2 तारीख सीरत के साथ होनी है और पार्लियामान इस वक्त मौजूद नहीं।
दूसरा ये रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी और दूसरे केस में अपनी उस जजमेंट को रिविजिट कर दे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से फैसले मौजूद हैं, केसेस जिनमें फैसल वाडा साहब वाला भी केस है जहां लाइफ टाइम बैन की जो है वो सवाल ज़ेरे बहस है। तो अगर उस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो जजमेंट थी ये गलत थी और ये आइन के खिलाफ थी और आइन की दुरुस्त तशरीह ये है कि ये लाइफ टाइम बैन नहीं है, तो यकीनन इसका फायदा फिर नवाज शरीफ साहब को भी और बाकी लोगों, जहांगीर तरीन साहब को भी हो सकेगा। लेकिन वो उसकी शर्त यह है कि वो उस केस की समाअत हो, उसमें कोई बड़ा बेंच बने और वो उस केस का फैसला करे। तीसरा रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के केस में अपील जाती जो अब बंद हो चुका है, अब वो इनका केस तो अपील नहीं जा सकती। एक इसमें अहमियत की हामिल चीज ये है कि जो आपने सवाल किया कि एक्ट में उन्होंने तरमीम कर रखी है। एक्ट में तरमीम का इतलाक मियां साहब के और जहांगीर तरीन साहब के केसों में नहीं होता। मियां साहब के केस में इसलिए उस केस का इतलाक नहीं होता कि एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब 62 एक्ट एफ की तशरीह की है कि लाइफ टाइम बैन है, तो ये आइन की तशरीह की है। जब सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी प्रोविजन की तशरीह करती है तो उसका असूल ये है कि उसको आइनी तरमीम के जरिए खत्म किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद उसको रिविजिट कर सकती है। सादा अक्सरियत के साथ एक्ट के जरिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो जो कानून में तरमीम उन्होंने की है इलेक्शन एक्ट में 2017 में, उस एक्ट में भी जो तरमीम हुई हैं, तो फिर ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई जजमेंट में और अमेंडमेंट में। अब मैं आई होल्ड यू है प्लीज। हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ हैं। पाशा साहब बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नवाज शरीफ किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी सज़ा ख़त्म करवाने में। वो मुख्तलिफ इसके बारे में ओपिनियंस आ रही हैं, आपके नज़दीक क्लियर ओपिनियन कौन सी है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तो फायदा नहीं उठा सकते मियां साहब। अलबत्ता अगर इनको कोई बेनिफिट मिल सकता है तो वो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट आई है कि मैक्सिमम जो न्यायालय की मुद्दत उसका जो तयन किया गया वो 5 साल है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वो भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f की तशरीह करते हुए ये करार दिया कि न्यायालय की मुद्दत लाइफ टाइम है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 62(1)(f में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि न्यायालय की मैक्सिमम मुद्दत लाइफ टाइम है, क्योंकि वक्त का तयन नहीं दिया गया, ना ये इलेक्शन एक्ट में उस वक्त था कि कितनी न्यायालय होगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि आइन में तरमीम करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है वो काफी है। अलबत्ता मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर रजू करना पड़ेगा। उस जो 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 जजमेंट है जो उनके खिलाफ आई है, जिसमें उन्होंने आइन की तशरीह करते हुए लाइफ टाइम बैन लगा दिया, तो उसको अनडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ इनको जाना पड़ेगा। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, एक ओपिनियन है मेरे सामने, मैं चाह रही हूँ आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि बाय डिक्लेयर सेक्शन 5(2) ऑफ द एक्ट ग्रांट ऑफ राइट ऑफ अपील retrospectively to be ultra vires, a lifetime disqualification in the Panama case retains its finality. देखिए, ये जो आपके सामने ओपिनियन है ये तो उन्होंने कह दी कि जी जो अपील है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है और ये अल्ट्रा वायरिस है कि आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर आज कानून साजी हो रही है, किसी को आज कानून के तहत कोई फैसिलिटी दी जा रही है या कुछ तो वो जो माजी के फैसले हैं उस पे भी वो लागू होगा। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता माजी से, ये मुस्तकबिल से ही होगा, आने वाले फैसलों से कि जब से ये कानून बना है। तो बाकी रह गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है, डिस्क्वालिफिकेशन का मसला अभी जैसे पाशा साहब ने भी कहा, शफीक ने भी कहा कि जी ये वो जजमेंट 5 रुकनी 1 है जो कि रास्ते में हायल है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट के और कोई नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट को जब देखना है तो जो आईन पाकिस्तान है उसकी आर्टिकल 62 में बहुत सी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं और उनकी मुद्दत दी हुई है कि जी अगर आप ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होंगे तो 5 साल की मुद्दत है, अगर ये होगा तो उसकी 3 साल मुद्दत है। तो ये जो पाशा साहब कह रहे हैं कि जी आइन में अमेंडमेंट नहीं ज़रूरी,
तो मैं समझता हूं, मेरा ये व्यू है कि नहीं, उसमें आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि अगर 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन है तो आइन पाकिस्तान क्या उसकी कोई मुद्दत तयन करता है या नहीं। अदरवाइज फिर वही सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर्स का जो फैसला है कि जी ये परपेचुअल है, लाइफ टाइम है, वो बरकरार रहेगा और ये मुद्दत जो उनसी है ये ख़त्म नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली अगर आर्टिकल 62 को पढ़ा जाए तो जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस है उसका टाइम फ्रेम दिया हुआ है। और अगर जो आइन जिन्होंने बनाया उनकी ये मंशा होती कि जी इसको लिमिटेड पीरियड के लिए करना है तो वो इसमें भी एक टाइमलाइन दे देते कि जी 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड इतना होगा। तो ये एक आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक और है राज साहब, आप इंटरप्रिटेशन का काइंडली मेरे साथ सवाल है। रुकिएगा। इमरान शफीक साहब, एक और ओपिनियन है मेरे सामने कि द अमेंडमेंट लिमिट्स द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड टू 5 years, और जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, और जब तक लाहौर हाई कोर्ट इसको डिक्लेयर नहीं कर देता अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हम इस कंफ्यूजन में फंसे रहेंगे। अब आप बताएं। देखिए, मैं तो इस बात का पहले भी कह चुका हूँ कि 62(1)(f) के तहत क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के तहत है जो ताहयात की गई है। अब जब तक वो जजमेंट बदलती नहीं है उस वक्त तक कम से कम मियां साहब के केस में तो वो एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन जो नए आने वाले केस हैं, अगर कोई आएगा तो उसको तो यकीनन इस एक्ट के तहत ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो मियां साहब का केस है, बहरहाल उस केस में वो जजमेंट आ चुकी हुई है। दूसरी बात इसमें बड़ी अहमियत की हामिल है वो जो अभी राजा साहब फरमा रहे थे कि 62(1)(f) में आर्टिकल 62 देखें तो उसमें बाकी चीजों की मुद्दत दी हुई है। मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा इबाहम हुआ है। आर्टिकल 63 है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई हैं और जिसमें 3 साल और 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन या 2 साल की वो मुद्दत दी हुई है। आर्टिकल 62 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत पूरी प्रोविजन में कहीं भी नहीं, वो क्वालिफिकेशन से डील करती है कि, और उसमें लिखा हुआ है कि वो राइटियस सिगेशियस इंसान सादिक और अमीन होना चाहिए। तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन जब पार्लियामान बना रही थी तो वो 63 में ही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दी थी। अगर कोई सजा याफ्ता है तो उसको मॉरल टर्पिट्यूड की अगर सजा हुई है तो वो 5 साल तक उसकी नाअहली की मुद्दत होगी। तो ये उस सेंस में दी हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपनी तशरीह में ये काम किया है कि 62(1)(f) के तहत उन्होंने लाइफ टाइम वो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। खुशामदीद पाशा साहब, एक और जाविये से बात करनी है। एक तज्जिया ये हो रहा है कि इस एक्ट के बाद पार्लियामेंट को ये इख्तियार हो जाएगा किसी भी तरह के वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में इंटरफेयर कर सके, जिसकी बात बार बार बंदियाल साहब अपनी प्रोसीडिंग्स में और जजमेंट्स में बड़ा वो एक कॉन्शियस थे इस हवाले से। आपको लगता है कि ये जो एक सवाल उठ रहा है ये ठीक उठ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है और जरूरी नहीं है कि अगर आज पार्लियामान के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी करार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामान कोई भी गैर कानूनी काम करे और गैर आईनी काम करे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वैलिडेट कर दे। ये नहीं है, केस टू केस वेरी करता है। और अगर पार्लियामान कोई गैर आईनी काम करेगा तो पाकिस्तान के वकला पहले एतराज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पार्लियामान को ये इजाजत दे दे या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को इजाजत दे दे कि वो कोई गैर आईनी और गैर कानूनी का कानून पास करे। तो ये इस तरह की इंटरफेरेंस कभी बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। ये जो कानून बना है ये इतना लॉजिकली दुरुस्त है, इतनी डिमांड थी, इतनी रिक्वायरमेंट थी पब्लिक एट लार्ज की कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। काश कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के वकला प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे पूछें कि वो जो उसकी शिक 7 है जिसमें ये है कि कोई भी केस जो अर्जेंट नोयत का फाइल हो और उसके साथ एप्लीकेशन लगी हुई है कि ये अर्जेंट मैटर है तो उसको फिक्सेशन विद इन 14 days हो। आपको क्या पता है कि 4-5 साल पहली डेट ऑफ हियरिंग के लिए इंतजार करना पड़ता है और लोग जलीलो ख्वार हो जाते हैं। ये शिक पाकिस्तान बार काउंसिल की तजवीज पे डाली गई है। फिर 184(3) की जो अपील करा दी गई है इसका हम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन 20 साल से मुतालबा कर रहे थे
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री उनके मुतालबात पूरे हुए और पार्लियामान के जरिए ये कानून साजी हुई और ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग है उसमें आपको एक निखार नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि लोगों का एतमाद सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है पाशा साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। जी राजा आमिर अब्बास साहब, इसी पे आप ओपिनियन दीजिएगा कि ये क्यों सवाल आ रहा है लोगों के जहनों में कि अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम कह दिया गया तो वो एक्सप्लॉयटेटिव रोल भी हो सकता? देखिए, इस आपके सवाल का जवाब इसी जजमेंट में है कि जी पार्लियामेंट कोई भी कानून बना ले तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू वैलिडेट इट। उसमें इसी कानून की एक शिक को अभी आपने पढ़ी, इसी एक्ट की जो सा है सब क्लॉज 5 का सब क्लॉज 1 है, जिसमें इसी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी ये अल्ट्रा वायरीज है, तो कोई भी कानून तो ना रहा। उन्होंने खुद ही कानून को कह दिया कि जी ये कानून जो सा है आइन से मुतसादम है। इसी तरीके से जैसे पाशा साहब ने कहा कि कोई भी कानून जो बनेगा उसको परखना, उसको जांचना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना आइन के तहत अब सुप्रीम कोर्ट का राइट है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, और वो देखेगी कि ये क्या जो हमारा आईन पाकिस्तान है इसका जो बुनियादी ढांचा है उसके खिलाफ तो कोई कानून साजी नहीं हो गई, कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो कानून साजी नहीं हुई। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल गलत है कि जी इसमें ये समझ लिया जाएगा कि पार्लियामेंट कोई भी किसी भी तरह की कानून साजी कर सकती है, ना कि दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है। तो ये बात गलत है। और इस केस में जब ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी तो बेसिक क्वेश्चन ही ये था कि जी चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे बताइए वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो आइन की किस शिक किससे मुतसादम है ये कानून साजी। तो ये चीजें परखने के बाद ये फैसला आया। तो ये चीजें मुस्तकबिल में भी रहेंगी। जो भी कानून बनता है अगर कोई उसको समझता है कि आइन किससे मुतसादम है तो उसको चैलेंज किया जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो कि सोल आर्बिटर है इसका, जिसके पास इख्तियार है कि उसने फैसला करना है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर देगी कि ये आइन से मुतसादम है या नहीं। सो दिस इज अ रूटीन थिंग। बाकी जो बातें की पाशा साहब ने, बिल्कुल ये हमारी तो बिल्कुल वहां पे सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में सबसे बड़ा जो मसला था वो यही था कि जी हमारे केसेस 5-5 साल तक नहीं लगते, 4-4 साल तक नहीं लगते, जिनकी एग्जीक्यूशंस होती है, जिनके इंटरम रिलीफ होता है, वो बेचारे केसेस नीचे से पूरे हो जाते हैं, एग्जीक्यूशंस कंप्लीट हो जाती है, केसेस अर्जेंट नहीं लगते। और ऑन टॉप ये जो अपील का राइट है ये एक ऐसा राइट है कि जो हर फैसले के बाद एक कम से कम राइट आप कभी जाके पूछे, वो जो पिछले चीफ जस्टिस ने नेस्ला टावर में उन लोगों की जिंदगी भर की पूंजी थी, उन्होंने फ्लैट्स लिए हुए थे, उन्होंने अपना सर कवर करने के लिए छतें खरीदी थी, उनको जब गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया, तो अगर अपील का राइट होता तो यकीनी तौर पे अवाम को एक रास्ता नजर आता, एक उम्मीद नजर आती, एक उनको सहारा मिलता। तो ये बड़ा अच्छी भी जो कानून साजी हुई है उसकी खैर मकदम करना चाहिए, और अगर उसमें कोई फ्लॉ होगा तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर, और वो बड़े अच्छे अंदाज में ये फैसला आया है कि इसमें तमाम जजेस ने अपना माइंड उसमें और अपनी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके तहत फैसला दिया, और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ये जो ट्रेंड है ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।